हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसे ही रिस्पॉन्स शीट इस बार रिलीज हुई, स्टूडेंट्स का सबसे पहला डाउट ये था कि मैम कि क्या कोई चांस है हमारे इतने मार्क्स आने हैं, क्या कोई चांस है। इस बार सीएसआई नेट ने काफ़ी जल्दी हमें रिस्पॉन्स शीट दे दिया, तो हमें उम्मीद है कि वो रिजल्ट भी जल्दी दे देंगे। बट डेफिनेटली आपने एग्ज़ाम दिया है, इतना पेशेंस रखना कि पता नहीं कब रिजल्ट आएगा, कब हम देखें, तो आपका एक मन होता है कि आप अपने मेंटोर से जानें कि क्या लग रहा है मैम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं, बिकॉज काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आई थिंक मैंने मेरा एक पर्सपेक्टिव मैं आपके सामने रखूं कि क्या कट ऑफ मेरे हिसाब से रह सकती है, विद दैट कि इस बार का पेपर जो था वो किस हिसाब का था, कैसा था, ताकि अगर कोई स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहा है इसके बाद तो उसको एक आइडिया रहे। तो आओ जानते हैं इस वीडियो में इन सभी बातों से रिलेटेड। दोस्तों, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि जेआरएफ और एलएस में क्या फ़र्क है। अब तो यहाँ पर सीएसआईआर 3 कैटेगरी लेकर आता है। एक होती है जेआरएफ की, जो सबसे पहली कैटेगरी है, जिसमें आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, जिसमें आपको गवर्नमेंट यानी कि सीएसआईआर और यूजीसी फेलोशिप देती है। सेकेंड कैटेगरी आपकी होती है एलएस वाली, जिसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का मौका मिलता है, यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर किसी भी कॉलेज में वैकेंसी आती है। तो उसी के साथ साथ आप सिर्फ पीएचडी के लिए जा सकते हो, आपको इसमें सीएसआईआर या यूजीसी की तरफ से फेलोशिप नहीं मिलती। और कैटेगरी थर्ड होती है जो कि पीएचडी ओनली होती है। इसमें भी आप पीएचडी तो कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको इसमें सीएसआर और यूजीसी की तरफ से कोई फेलोशिप नहीं मिलती है। हाँ, आपको अगर वहाँ पर इंस्टीट्यूट में कोई फेलोशिप होगी तो वो मिल सकती है, लेकिन पीएचडी के लिए आपको सीएसआर और यूजीसी की तरफ से जेआरएफ नहीं मिलता है। तो ये बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं दोस्तों। अगर हम यहाँ पर देखें इस बार का पेपर पैटर्न, सबसे पहले पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा पेपर एनालाइज किया, उस पर सॉल्यूशन भी बनाए हैं, आप लोगों ने उम्मीद है देखा होगा। तो इस बार का पेपर कैसा था, देखो दोस्तों, जो जनरल एप्टीट्यूड था वो तो काफ़ी ईजियर लेवल पे था। अगर आपने जनरल एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप उसको सॉल्व कर सकते थे। इट वाज अ इजी लेवल, इट वाज एट अ इजी लेवल। मैंने जितनी भी फैकल्टी से डिस्कस किया और मेरे स्टूडेंट से डिस्कस किया, उन्होंने मुझे यही बताया। बात आती है सेक्शन बी की और सेक्शन सी की, जिसका मैं आपको मेरे हिसाब से पर्सपेक्टिव बताती हूँ कि मुझे इस बार का पेपर में क्या लगा। सेक्शन बी जो था वो मुझे मॉडरेट लेवल पे लगा, विद कुछ क्वेश्चंस जो थे वो काफ़ी बेसिक मुझे लगे। कुछ तो मतलब ऐसे थे कि बिल्कुल डायरेक्ट अगर आपने पढ़ा है तो आप उसको कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक रामाचंद्रन प्लॉट वाला बताऊँ, अगर आपने रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ा है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, अगर नहीं पढ़ा तो बात ही खत्म हो गई, बट अगर आपने रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ा है और आपको अमाइनो एसिड्स के बारे में पता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट देन यू कैन सॉल्व इट। तो वो थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब नीट के जैसे आपको सीएसआर क्वेश्चन ऐसे तो नहीं दे देगा ना कि कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। ऑब्वियसली बात है, नीट की तरह आपके साथ क्वेश्चन नहीं आ सकते, तो आप उतना इजी क्वेश्चन तो सीएसआर की तरफ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यस, डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस इजी थे। कुछ क्वेश्चन सेक्शन बी में सीएसआईआर ने बिल्कुल ही न्यू कॉन्सेप्ट्स दे दिए, जो कि सीएसआर हमेशा करता भी है, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट दे दिए सीएसआईआर ने। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे कि अगर आपने पढ़ा है थोड़ा सा, अगर आप इधर उधर लगाओगे दिमाग तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपसे पूछा गया था लिपिड मोनोलेयर से एक क्वेश्चन था, जिसमें बताना था कि इनमें से कौन सा मोनोलेयर नहीं होती है, एंडोसाइटिक वेसिकल जिसका था। तो अगर आप थोड़ा भी इधर उधर लगा लोगे कि हाँ भाई एंडोसाइटिक वेसिकल जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलती है, तो उस हिसाब से करोगे। कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, जैसे कि अनवाइंड कौन करता है डीएनए को, तो हेलिकेस करता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था। उसमें भी स्टूडेंट ने शायद ये सोच लिया कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। ऐसे ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। एडिनोजाइन का आपको परसेंटेज दिया गया था और आपको बाकियों का परसेंटेज बताना। तो बी सेक्शन में जो मुझे लगा, कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, डायरेक्ट हो सकते थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि आप थोड़ा सा अगर इधर उधर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चन न्यू कॉन्सेप्ट के थे, बिल्कुल ही सीएसआई ने न्यू कॉन्सेप्ट पूछ लिया। तो कुछ क्वेश्चन मुझे लगे न्यू कॉन्सेप्ट है, कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे कि अगर आप थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करोगे, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। तो इसलिए मैं आपको मॉडरेट कह रही हूँ। 50 में से आराम से आप क्वेश्चन कर सकते थे, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे नहीं है कि 35 के 35 क्वेश्चन करने। अगर आप 20-25 क्वेश्चन चाहते तो आप कर सकते थे। हाँ, डेफिनेटली अगर बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, उसी केस में। अगर आप ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की तो वो एक अलग कंडीशन आ जाती है। बट बी सेक्शन मेरे ख्याल से कुछ इस तरीके का था। सेक्शन सी में अगर हम यहाँ पर चले तो सेक्शन सी वॉज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। आई विल एक्सप्लेन यू वाई इट वॉज मॉडरेट टू डिफिकल्ट ऑल्सो। मैं आपको बताती हूँ क्यों मॉडरेट टू डिफिकल्ट है।
सबसे पहला रीजन तो इस बार बायोकेमिस्ट्री इन्होंने पूरा ही लगभग न्यूमेरिकल दे दिया। आई गेस बायोकेमिस्ट्री में पार्ट सी में करीब 5 या 6 क्वेश्चन आए थे, जिनमें से 4 क्वेश्चन जो थे वो न्यूमेरिकल थे। तो इस बार बायोकेमिस्ट्री इन्होंने काफी न्यूमेरिकल दे दिया। अब जो स्टूडेंट न्यूमेरिकल में अच्छा नहीं है तो उसने जैसे ही पार्ट सी खोला उसे ये वाले क्वेश्चंस दिखे तो वो घबरा गया होगा, डेफिनेटली सी बात है। तो पार्ट सी में सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री जो यूनिट है उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफी आए थे दोस्तों। सेकेंड पर्सपेक्टिव मेरा यहाँ पर ये है कि क्वेश्चन इस बार एनालिटिकल काफ़ी थे, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी था। एनालिटिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो दोस्तों, प्रैक्टिस करो एनालिटिकल क्वेश्चन। इसलिए मैंने आपको टेस्ट सीरीज में बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस दिए थे, मैंने आपको क्लास में बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस करवाए थे। मैंने बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस आपको इसलिए सॉल्व करवाए थे क्योंकि दोस्तों करिए करिए करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। तीसरा एक और सीन इस बार हो गया था, इस बार सीएसआई ने ऑप्शंस दिए, या तो ए सही है या फिर ए और बी सही है या फिर ए बी सी सही है या फिर ए बी सी डी सही है। तो सीएसआई ने ऑप्शंस में इस बार ये बहुत खेल खेला। नॉर्मली क्या होता है, ए बी सही है या फिर बी सी सही है या फिर सी डी सही है या फिर डी ए सही है, तो एलिमिनेशन ईजी हो जाता है। इस बार जो स्टूडेंट ने एलिमिनेशन थोड़ा करने की कोशिश की होगी उस परस्पेक्टिव से ये डिफिकल्ट चला गया होगा। तो बेसिकली ये 3 रीजंस मुझे लगे जिसकी वजह से पेपर डिफिकल्ट लेवल पे गया होगा। अगर हम यहाँ पर देखें, पेपर पार्ट सी का इजियर लेवल पे इसलिए जा सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैच द कॉलम बहुत थे। अगर किसी ने मैच द कॉलम पढ़ा है, किसी ने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है, तो उसके लिए क्वेश्चन ईजी उस परस्पेक्टिव से गया होगा। मैच द कॉलम के परस्पेक्टिव से अगर उसने मैच द कॉलम अटेम्प्ट कर पाया तो उस परस्पेक्टिव से क्वेश्चन उसके लिए काफ़ी ईजी रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस थे, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे ही क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो ईजियर थे, जो आप यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते थे। देयर वर फ्यू क्वेश्चन दोज वर ईजियर, कि आप अगर आपने पढ़ा है तो आप आराम से उस कॉन्सेप्ट को लगा के उस क्वेश्चन को कर सकते हो। मतलब लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन थे कि एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन क्या होता है। अब जिसने ग्लूकागॉन का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है वो बता सकता है ग्लूकागॉन किस तरीके से एक्ट करता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट भी थे। डेफिनेटली इकोलॉजी और इवोल्यूशन में वंस अगेन, जैसे कि सीएसआर हमेशा करता है, उसने न्यू कॉन्सेप्ट्स भी पूछे थे, तो न्यू कॉन्सेप्ट्स देखे गए थे। तो अगर हम पेपर देखें इजियर वे में, इसलिए थोड़ा इसलिए हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस वर इजी और मैच द कॉलम इसमें थे। कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड थे। अगर आपने डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ रखा है तो उस हिसाब से ये पेपर जो है वो इजियर आ जाएगा। तो इस तरीके से थे। एट द एंड दोस्तों सारी कहानी यहीं पे आती है कि आपकी तैयारी किस तरीके से थी। जैसे मैंने आपको कहा, मैंने आपको क्लास में एनालिटिकल क्वेश्चंस काफ़ी करवाए थे, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को काफ़ी करवाई थी पढ़ाने के साथ साथ। तो अगर कोई बच्चा ये सारी चीज़ें करेगा तो उसको ऑब्वियस सी बात है एनालिटिकल क्वेश्चन भी फिर उसे ईजी लगेंगे, उसे बाकी सारी चीज़ें भी ईजी लगेगी, उसे ऐसे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी ईजी लगेंगे क्योंकि करवा रखे हैं। अगर किसी ने ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ही नहीं किया उसको डिफिकल्ट लगेगा। तो हर एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव ऑन एन एवरेज अलग अलग होगा। अगर हम इन जनरल स्टूडेंट को देखें तो इन जनरल स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रहा है या बहुत कम पढ़ाई नहीं कर रहा है, मॉडरेट लेवल पे पढ़ाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उसे डिफिकल्ट जाएगा ही जाएगा। अगर मेरे पर्सपेक्टिव से बताऊं, क्योंकि लिए मैंने मेरे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी। अगर आपने एनालिटिकल क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस किए हैं, अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस किए हैं, तो उस कंडीशन में आपको पेपर मॉडरेट लगेगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर पेपर हम थोड़ा सा, मैंने आपसे बेसिक बात कर ली, तो पेपर इन एंड ऑल मॉडरेट टू डिफिकल्ट आप ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बोल सकते हो। इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर दोस्तों कट ऑफ की बात करें तो ये मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे ये लग रही है कि दिस कैन बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इतनी जा सकती है इस बार। आप यहाँ पर देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए 110 से 115 लग रहा है। एक तो बहुत अच्छी बात ये हुई है कि इस बार 2 शिफ्ट में नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, हमें भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली बच्चों की जो कट ऑफ है वो कितनी जाती है, कितने मार्क्स आते हैं, बहुत पता चलेगा। आप अगली बारों के लिए ये बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो मेरे को जो लग रहा है जनरल कैटेगरी के लिए 110 से 115 के आसपास जा सकता है। EWS के लिए उससे कम 105 से 108, OBC के लिए उससे कम, SC के लिए उससे कम, ST के लिए उससे कम, और PWD के लिए तो 67 मार्क्स 60 मार्क्स के आसपास ही जाता है। यहाँ पर अगर आप LS कैटेगरी में, अगर आप LS के लिए अप्लाई किया है आपने, तो LS के लिए यहाँ पर ये सारे जो मार्क्स है वो जा सकते हैं। अब ये जो है ना दोस्तों एक्सपेक्टेड है। नॉर्मली तो हम बोलते हैं कि 120 मार्क्स जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स जनरली आपको इतने मार्क्स टारगेट करने चाहिए। मतलब अगर आपकी ये आए हैं तो आप तो शॉर्ट हो गया, आपका एग्जाम निकल ही रहा है। अगर 120 के ऊपर है तब तो कोई डाउट ही नहीं, आपका निकल ही रहा है।
बट इन जनरल अगर आपके इसके आसपास मार्क्स हैं दोस्तों, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। अब ऑब्वियसली बात है, ये मैं मेरे एनालिसिस के बेसिस पे बता रही हूँ, जो मैंने पिछले साल पिछले जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे बात किया उसके बेसिस पे बता रही हूँ मैं, कि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इसके आसपास कट ऑफ इस बार जानी चाहिए 110 से 115, और अगर जाएगी तो हो सकता है इससे थोड़ी सी कम ही चली जाए, इससे ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर कट ऑफ जानी चाहिए। मोस्टली द कट ऑफ विल बी अराउंड दिस ओनली, इसी के आसपास कट ऑफ रहनी चाहिए। तो अगर आपसे इससे बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं, अब आप जनरल कैटेगरी के, और अगर आपके 100 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको फिर दिसंबर की तैयारी के लिए लग जाना चाहिए। हाँ, अगर आप इस रेंज में हैं तो आप उस हिसाब से अपनी जो इंटरव्यू वगैरह है उसकी तैयारी कर सकते हो, बिकॉज अब आपको SOP वगैरह लिखना होगा, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो। सो दिस कट ऑफ इज अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको कुछ भी इसमें ऊपर नीचे, अगर आपको कुछ लगता है, आपको इस पेपर के बारे में कुछ बताना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दिस इज़ प्योरली अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों, वंस अगेन। और अगर आप उनमें से हैं जो दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं दोस्तों, वंस अगेन एंजाइम बैच है। नेक्स्ट जून के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, एंजाइम 2.0 बैच है। CSIR नेट और गेट, दोनों गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो एंजाइम 3.0 है। और अगर आप DBT के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो एंजाइम 4.0 है। ये हमारे पिछले बार का रिजल्ट था दोस्तों। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आप बहुत अच्छा अपने जीवन में करें और आप बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज। थैंक यू सो मच। बाय।